गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन पे चर्चा करते हैं। एक हाल ही में भारत को लगभग 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपेडो के व्यापार की या कह सकते हैं प्रदान करने की मंजूरी दी है। ये किस देश ने दी, पहला क्वेश्चन आ सकता है। या प्रश्न आपके सामने ये भी हो सकता है कि टारपेडो मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन सी होती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हमने अमेरिका के साथ किया है और अमेरिका ने हमें टारपेडो मिसाइल देने का व्यापार समझौता किया है। परंतु इसमें दोनों चीजें जो महत्वपूर्ण है कि टारपेडो मिसाइल होती है कि जो नौसेना यूज करती है, भारतीय नौसेना या किसी भी विश्व की जो है नौसेना यूज करती है, क्योंकि टारपेडो एक पानी के अंदर भी चल सकने में सक्षम मिसाइल है। तो अब इसे कह सकते हैं एंटी वाटर मिसाइल भी है, जो पानी में भी दागी जा सकती है। एवं जिस प्रकार से वर्णास्त्र जो भारत की टारपेडो है, प्रमुख टारपेडो, तो उसके बाद अब दोबारा हम जो सबसे महंगी टारपेडो मिसाइल खरीदने वाले हैं वो 15.5 करोड़ डॉलर की है। इससे भी भारतीय नौसेना को मजबूती मिलेगी। और ये हमने किससे कर रहे हैं समझौता? ये हम अमेरिका से कर रहे हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। दूसरा प्रश्न जो यहां बन सकता है कि हाल ही में भारत में किस राज्य में एक एक अंतर्राष्ट्रीय जीएमआर कंपनी है, जीएमआर, वह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में यह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। कहाँ बन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नया जो निर्मित हो रहा है वह आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जिसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? जीएमआर। तो इस आंध्र प्रदेश में कर रही है निर्माण। फिर एक प्रश्न यहाँ ये भी दिखाई दिया कि जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो विश्व स्तर पर जो भी ऐसे अल्प विकसित या पिछड़े देश हैं जहां प्रौद्योगिकी के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर जो देश कमजोर हैं, ऐसे देशों में आर्थिक सहायता के लिए फंड बनाया गया था। और आईएमएफ में सबसे बड़ी उपलब्धि सब भारत के लिए है ये कि भारत में भी एक जो पूर्व गवर्नर है भारत के आरबीआई के, रघुराम राजन, क्या नाम है इनका? रघुराम राजन। रघुराम राजन को इसका जो सलाहकारी समूह है उसका सदस्य बनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है हाल ही में आईएमएफ का जो सलाहकारी समूह है उसमें किस भारतीय को शामिल किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, ये लगभग करंट इस मंथ का नहीं मानेंगे आप, फिर मार्च के मंथ का मानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने वहां से ही उठा लिया। तो आपको रखना है कि आईएमएफ के समूह में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं वो भारत के रघुराम राजन हैं, जो पूर्व गवर्नर भी हैं आरबीआई के। अगला प्रश्न, जो हाल ही में एक कंपनी ने जो स्थानीय स्टोर्स हैं आसपास में, आपके जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, जो आपकी ग्रोसरी का सामान आपको डेली यूजेस के लिए सर्वाइव देते हैं, तो वो सामान उसकी जानकारी देने के लिए इसमें कोरोना जैसी स्थिति में एक नियर बाई स्पॉट ऐप डिस्कवर किया गया था। क्योंकि पिछली उसमें तो ये किसने किया है नियर बाई स्पॉट ऐप लॉन्च? तो कंपनी तो आप समझ ही जाएंगे, इस समय गूगल जो सबसे ज्यादा तेज विकसित कर रहा है। तो गूगल ने एक ऐप बनाया, इसका नाम है नियर बाई स्पॉट। और नियर बाई स्पॉट जितने भी जिस एरिया में जैसे आपने ऐप को डाउनलोड किया, तो आपको ये आसपास के जितने भी रिटेल स्टोर्स है, कहीं अगर अननोन एरिया में आप, तो वहां आपको वहां के स्टोर्स की जानकारी उपलब्ध कराएगा। जिस तरीके से आप गूगल मैप यूज कर लेते हैं एक तरीके से, तो आपका ये स्टोर्स के लिए आपका ये काम करेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ एक बन सकता है, महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि हमारा जो गीत है जिसे हम बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक, तो ये जो गीत है इसके लेखक कौन है? पहला तो ये प्रश्न भी हो सकता है। तो आपको पता ही है कभी मोहम्मद इकबाल, आगे नाम मैंने लिखा भी है, मोहम्मद इकबाल जी। तो मोहम्मद इकबाल का जन्म कब हुआ था? क्यों महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि यहाँ क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है इनका निधन हो चुका है और 21 अप्रैल 1938 को ये जन्मे थे। कब जन्मे थे? 21 अप्रैल 1938। तो हाल ही में 21 तारीख को भारत सरकार ने भी इनके उसमें उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करके एक कार्यक्रम, सामूहिक नहीं आप कह सकते हैं इसे, कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। तो महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि मोहम्मद इकबाल का 21 अप्रैल को
जन्म दिवस मनाया जाता है। दूसरा, जिस प्रकार आप कह सकते हो 13 जुलाई से कई प्रश्न आ जाते हैं, तो 13 अप्रैल की घटना, तो 13 अप्रैल 1919, तो ये डेट तो लगभग आप सबको रटी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ बन जाता है, हाल ही में किस राज्य ने एक ऐप बनाया, एक वेबसाइट लॉन्च की है, उस वेबसाइट का नाम है सी घाट। सी घाट वेबसाइट छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ में आप कहेंगे नॉर्मली सी से मतलब है यहाँ छत्तीसगढ़ से, घाट मतलब छत्तीसगढ़ की समस्त जानकारियां एवं वहां के पर्यावरण एवं पर्यटन हर क्षेत्र से संबंधित जानकारियां इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो कह सकते हैं आप एक तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी वेबसाइट है। तो याद रखना है सी घाट नाम से, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियर बाय स्पॉट टैब याद रखना है, IMF में शामिल प्रोग्राम राजन याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो निर्मित हो रहा है आंध्र प्रदेश में हो रहा है, अमेरिका से हम ले रहे हैं टारपीडो मिसाइल, ठीक। अगला है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, देखिए दो वर्ड्स हैं यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा क्या होता है? बौद्धिक संपदा का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब कि जो आपके माइंड की उपज है या आपके विवेक या ज्ञान से आपने कोई चीज अगर अर्जित की है तो वो आप पर उसका, उस प्रॉपर्टी पर आपका इंटेलेक्चुअल राइट है। तो ये मैंने फुल फॉर्म लिखी। तो इसी तरीके से हर देश के जब लोगों को हम शामिल करते हैं तो उनकी बौद्धिक संपदा का सूचकांक के हिसाब से देखते हैं भाई किस देश का कौन सा स्थान है, कौन से देश के लोग ज्यादा विकसित हैं या क्या लोगों की सोच विकसित है, लोगों की तकनीक के आधार पर आगे हैं। तो जब इंटरनेशनल रैंकिंग निकाली तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स IIPI, इसे अंग्रेजी में हम क्या बोल देंगे, IIPI इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल लेवल का है इसलिए आई एक और जुड़ जाएगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत को 40वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 40वां स्थान मिला है। आपको याद रखना है, इसका मतलब लगभग 39 देश भारत से अभी भी ऊपर हैं जो अपनी बौद्धिक क्षमता या आप कह सकते हो सोच समझ शक्ति एवं आप कह सकते हैं तकनीक आदि के प्रयोग से या आज के दौर में बदलती जीवन शैली में सोचने एवं अन्य विकसित कार्यों करने के में सक्षम है। 39 देश ऊपर है इससे। तो आपको याद रखना है भारत का स्थान इसमें 40वां है। अगला प्रश्न यहाँ बच्चों बन जाता है कि हाल ही में भारत ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास का नाम है अजय वॉरियर 2020। क्या है इसका नाम? अजय वॉरियर 2020। क्वेश्चन आपको याद रहेगा, पिछली बार जिस तरीके से हाई कोर्ट की परीक्षा थी उस परीक्षा से पहले भी कई ऐसे प्रश्न थे जिन मुझे लग रहा था कि चर्चा नहीं करी, परंतु उनसे प्रश्न आए, जैसे कि वरुण नौसेना अभ्यास एक बार आपने पढ़ा होगा, मालाबार तट नौसेना अभ्यास, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आ चुके हैं कई बार। ये प्रश्न तो मालाबार युद्ध अभ्यास वाला PCS में भी फ्रंट लाइन बिट्टो क्वेश्चन रखा मिला था आपको। तो सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आपको थोड़ा सा इन पर ध्यान देना है, पढ़ना है। पहली चीज तो ये सैन्य अभ्यास होता क्या है, और फिर हम यहाँ ये उसके लिए वर्ड यूज क्यों करते हैं संयुक्त। तो दो चीजें हैं, देखिए सैन्य अभ्यास का मतलब होता है जब दो अलग अलग, जब संयुक्त वर्ड इसमें जुड़ जाएगा, अलग अलग देश की सेनाएं अपनी एक किसी निश्चित बटालियन या टुकड़ी को किसी दूसरे देश की सेना या टुकड़ी के साथ अभ्यास करने का मौका देती हैं, जिसके माध्यम से वो दोनों देश एक दूसरे से तालमेल और सामंजस्य बिठाकर किसी भी आपात या युद्ध जैसी स्थिति में लड़ने में सक्षम हों। क्यों? मान लीजिए जैसे किसी भी मुल्क में, जैसे हाल ही में मुद्दा सीरिया का, ISIS का जो आतंकवादी हमले की घटनाएं हो रही थी, ऐसे में अगर मान लीजिए कि वैश्विक स्तर पर सभी देश एक साथ आए और भारत भी उनमें मान लीजिए अपनी भारत की एक बटालियन वहां सहयोग करने के लिए जाए कि लड़े आतंकवादियों से, परंतु अगर भारत की किसी सेना की बटालियन का या मान लीजिए किसी दूसरे देश के बटालियन का भारत की सेना के साथ सामंजस्य नहीं है, तो क्या ये एक साथ कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए संयुक्त सैन्य अभ्यास ये बनाया गया मुद्दा। तो आपको याद रखना है संयुक्त सैन्य अभ्यास से मतलब क्या है यहाँ, ये है कि कोई भी दो देश आपस में अपनी सेनाओं की बटालियनों को एक दूसरे के साथ प्रशिक्षित करते हैं, जो जिससे दोनों तालमेल बिठाकर आपस में और एक साथ एक दूसरे की कार्यशैली को समझकर अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सके। तो ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि 2020 में जो अजय वॉरियर 2020 नाम पर हमने
सैन्य अभ्यास चलाया था, ये किस देश के साथ था? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन समूह के साथ था। किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ चलाया। तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ब्रिटेन के साथ काफी लंबे अरसे से कोई सैन्य अभ्यास नहीं हुआ था, तो आपको याद रखना है। इसका नाम है अजय वॉरियर 2020। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ जो बन सकता है, आपको जो पढ़ना भी है कि वर्ष 2020 में अभी हाल ही में 65वां फिल्म फेयर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो इक्का दुक्का प्रश्न यहाँ से भी आप बन जाते हैं। दूसरा, आपको अपनी नॉलेज के लिए आपको आना भी चाहिए। तो जो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, इन फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो आपके जहन में तुरंत प्रश्न आ गया होगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को दिया गया। किसे दिया गया? गली बॉय। गली बॉय बच्चों मूवी जोया अख्तर ने बनाई है, और नॉर्मली अगर हम इसमें कहें स्क्रिप्ट राइटर हैं वो, इस तरीके से इसकी लेखिका हैं, और इसमें रणवीर सिंह, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मूवी है जनरली जो सोशल अवेयरनेस से संबंधित भी है, और एवं इसमें देश में जो युवा वर्ग है उसके प्रति सचेत करने की जानकारी दिखाई गई है। तो इस वजह से इसे भारत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी दिया गया। तो अगर रखना 2020 का 65वां फिल्म फेयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो आपको याद रखना गली बॉय मूवी, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट। थोड़ा सा जहन में अपने रहना चाहिए प्रश्न। अगला है वर्ष 2020 में पिछले वर्ष के अगर हम आंकड़े देखें तो उन वर्ष के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश, साझेदार देश कौन सा है? बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आंकड़ा चेंज हुआ है 2020 में। देखिए, वर्ष 2020 में अमेरिका पहुंचा है शीर्ष पर। बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि अमेरिका से पहले ये सबसे बड़ा व्यापार हमारा चीन के साथ होता था। किसके साथ होता था? अमेरिका के साथ। 2020 में भारत अमेरिका व्यापार, आप कह सकते हो साझेदार देश, मतलब दो देशों के साझे से होने वाला व्यापार, मतलब भारत अमेरिका इस वर्ष 88 अरब डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। कितने का कर रहे हैं व्यापार? 88 अरब डॉलर। जबकि चाइना और भारत का जो व्यापार रहा है वो रहा है लगभग 87.1 अरब डॉलर। कितना रहा है? 87.1 अरब डॉलर। तो ये एक अच्छी बात भी है। और दूसरा, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति को देखें तो वहां तो अब वैसे भी चाइना के साथ भारत का व्यापार थोड़ा कम ही नजर आता है, लेकिन अमेरिका के साथ ये दो पक्षीय व्यवहार भारत का, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है, भारत का व्यापार समझौता, इसने काफी ग्रोथ किया है। 88 अरब डॉलर पहुंचा है लगभग ये आंकड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है। चाइना के साथ क्या है? लगभग घटा है। चाइना के साथ कितना हुआ है? 87.1 अरब डॉलर है। ये बीच में मैंने एरो बनाने के बाद शो किया है। और जबकि अमेरिका के साथ ये कितना है? 88 अरब डॉलर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार इस समय कौन है? भारत का अमेरिका है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? हाल ही में भारत में जो लिथियम है, लिथियम के 14,100 टन भंडार की सूचना मिली थी। देखिए, मैं क्वेश्चन याद रखिए, मैंने लिथियम कहा है। क्या कहा है? लिथियम। तो लिथियम के भंडार की सूचना कर्नाटक के मांड्या, किस क्षेत्र में? कर्नाटक के मांड्या जिले वाले क्षेत्र में मानेंगे आप। यहाँ लिथियम की बहुत बड़े भंडार मिलने की संभावनाएं हैं, एवं यहाँ लगभग रिसर्च का जो वर्क है वो सरकार ने स्टार्ट भी कर दिया, परंतु कोरोना के कारण थोड़ा स्थिर नहीं है अभी। तो ये मांड्या है कर्नाटक का। परंतु अगर ये प्रश्न चेंज हो जाए और यहाँ लिथियम की जगह सोना हो जाए कि सबसे ज्यादा जो सोना मिलने वाला, और सोना कितना? 52,800 टन सोने की जो खदानें हैं, उनकी संभावनाएं कहाँ खोजी गई हैं? तो उसका आंसर होगा सोनभद्र, यूपी। उसका आंसर क्या होगा? वह खदानें सोनभद्र यूपी में है। 52,806 टन सोना जहां मिलने की संभावना मिली है। लेकिन अगर बात की जाए लिथियम की, तो लिथियम का आंसर आप लगाएंगे मांड्या जिला, कर्नाटक में। ठीक है, अगला है जो प्रश्न कि सरकार ने टीबी को खत्म करने के लिए अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और उस प्रोग्राम का अर्थ अगर हम यहाँ देखें, जो बजट आया था तो उस बजट में उस थीम को दिया गया था। उसका
अर्थ क्या है, जिस प्रकार से भारत को पोलियो मुक्त किया गया उसी प्रकार से टीबी के लिए हमने एक मिशन चलाया, आपको याद रखना है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा योजना, क्या नाम है इसका? टीबी हारेगा और देश जीतेगा योजना। तो आपको याद रहनी चाहिए कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इसी प्रकार पोलियो को हमने इस प्रकार हराया था, तो इसी प्रकार से हम टीबी को भी मुक्त करेंगे, क्योंकि टीबी एक भारत में भयावह रोग के रूप में ग्रामीण स्तर एवं जहां जानकारी का अभाव है ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पकड़ बनाए हुए। तो ये महत्वपूर्ण योजना है। उसी में भारत सरकार ने बजट में एक महत्वपूर्ण एक निर्विक योजना दी थी। एनआई से यहाँ अर्थ है नेशनल, जो निर्यात से है। तो ये निर्विक योजना का संबंध भारत सरकार के द्वारा जो की गई योजना है, इसका मतलब क्या है? निर्विक योजना भारत का व्यापार का जो क्षेत्र है उसमें केवल निर्यात बढ़ाने से संबंधित है। क्यों? क्योंकि निर्यात बढ़ाने से भारत को लाभ क्या है भाई? इस योजना को चलाने से क्या लाभ है भारत को? निर्विक योजना से लाभ ये है कि देखिए, किसी भी देश का अगर निर्यात बढ़ेगा तो निर्यात तभी होगा जब वहां उत्पादन हो रहा होगा। उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, और जब रोजगार मिलता है लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट से वहां लोगों की आय जो बढ़ती है उस आय से लोग मांग करते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मांग बढ़ना एक अच्छा कारक भी है, अगर वह नियमित दर और सरकार के नियंत्रण में बढ़े तो भारत सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए एवं भारत की विभिन्न वस्तुओं को जो भारत में उत्पादित होती हैं या जिनका निर्माण है जो भारत में तैयार होती हैं, उन्हें विश्व के हर अलग अलग देश में भिजवाया जाए और लोगों को भारत की संस्कृति एवं भारत के उद्योग, लघु उद्योग, शिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग तक को विश्व के प्रत्येक कोने कोने में भेजा जा सके, इसीलिए यह योजना चलाई जा रही है। तो याद रखना आपको, निर्विक योजना किससे संबंधित है? यह निर्यात बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है। अगला यहाँ प्रश्न बन सकता है कि भारत में जनजाति समुदाय जो है इसको विशेष संरक्षण देने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिससे जनजातीय संग्रहालय का अर्थ है यहाँ से संबंधित जनजातीय संबंधित सभी वस्तुओं एवं जो भी पुरस्कार आदि हों उन्हें एक संग्रहालय में संग्रहित करके उस समाज को विशेष सम्मान दिया जा सके। तो ये झारखंड सरकार की एक योजना है और झारखंड के रांची में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, भारत में। अब देखिएगा, ये केवल राज्य सरकार की योजना नहीं है, तो झारखंड समझे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एक तरीके से सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। बस आपको याद रखना है, बन झारखंड के रांची में रहा है। अगला है, इस बजट में एक टैक्स पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। कौन सा टैक्स किया गया? तो आपको याद रखना, डिविडेंड डायरेक्ट टैक्स जो था, डिविडेंड डायरेक्ट टैक्स डीडीटी, इकोनॉमिक्स में चर्चा में वीडियो में इसकी करूंगा। तो डीडीटी टैक्स जो है यह पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। ये इसी 2020 वाले बजट का प्रपोजल है। तो आपको याद रखना, डीडीटी टैक्स क्या कर दिया गया है? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, एक तरीके से ये डायरेक्ट टैक्स ही था। फिर एक जो प्रश्न यहाँ आ जाता है कि ऑस्कर अवार्ड, पूछा आपसे ऑस्कर क्या है जी? तो ऑस्कर आपको याद रखना है, ऑस्कर फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे भारत में सबसे बड़ा फिल्म सम्मान क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। सबसे बड़ा सम्मान क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसी प्रकार दुनिया में सबसे बड़ा जो फिल्म फेयर का पुरस्कार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑस्कर। ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दुनिया में 2020 में किसे दिया गया? तो आप बता रहे हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पैरासाइट मूवी को दिया गया था। कौन सी मूवी को? पैरासाइट। तो आप नाम ही याद रख लेंगे, बाकी हो जाएगा। बाकी बच्चों में तो यह चर्चित मुद्दा भी है, पैरासाइट मूवी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑस्कर 2020 पैरासाइट मूवी को दिया गया है। ठीक, एवं इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2020 की माना भी गया। ये भी तरीके से आप कह सकते हैं सोशल इश्यूज से संबंधित मूवी है हॉलीवुड की, और काफी अच्छी जानकारी है इसमें। देखिए बच्चों, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से जो संबंधित जो वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, तो उससे संबंधित वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूँ, और वहां आप मुझे जरूर शेयर करेंगे जो भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं या जो भी आपका सुझाव है जिस संबंध में आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।